हेलो नमस्कार। 10वीं क्लास के मैथ विषय की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 4 को थोड़ा लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहता है कंसेप्ट को लेकर। कुछ लड़का ऐसा होता है कि कंसेप्ट नहीं समझता, जिसकी वजह से ना पूर्ण वर्ग विधि, विवेचक, द्विघाती समीकरण और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना इस समय गड़बड़ी कर देता है। और सबसे बड़ी गड़बड़ी तब होता है जब द्विघात समीकरण नहीं पहचान पाता है कि कैसे हम समझेंगे द्विघात समीकरण है, कैसे समझेंगे नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बाधा होता है। इन सभी बाधाओं को हम आज खत्म करने वाले हैं। देखो, ये वीडियो, इस चौथा पार्ट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वीडियो बनता रहेगा, क्योंकि पहला वीडियो है। इस वीडियो में केवल बेसिक बताया जाएगा, द्विघात समीकरण होता क्या है। आपको हम टाइम दिखा दें। देखो, रात के 12:25 हो रहा है, रात के 12:25 पर, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं। मजा देखो भाई। खैर कोई बात नहीं, तेरा खाली पढ़ना से मतलब है, इसे काला बजाएगा। तो चौथा पाठ का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। सबसे पहले समझो द्विघात समीकरण होता क्या है। हम इतना मान के चलते हैं कि आप दूसरा पाठ में द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं, तो जब तक आप बहुपद नहीं पढ़े हो तब तक ये समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम थोड़ा सा बेसिक बात बता देते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद जो लड़का समझ में लेता है ना, तो समझो कि द्विघात समीकरण भी उसे आ जाता है। अभी हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। यहाँ लिखा हुआ है द्विघात बहुपद, एक पूरा कंसेप्ट लिख दिए हैं। तो पहले हम द्विघात समीकरण की परिभाषा समझते हैं। दो घात वाले समीकरण को ना द्विघात समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में, समीकरण क्या होता है? ऐसी समीकरण जिसमें चर अचर बराबर तीनों का प्रयोग होता है उसे समीकरण कहते हैं। चर अचर क्या होता है? एबीसीडी अचर कहते हैं। अचर क्या होता है? गिनती कहते हैं। हो गया। इन सबको मिला देते हो तो बीजीय व्यंजक कहलाता है। खैर आगे पढ़ेंगे। तो इतना समझो, दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसका जो व्यापक रूप होता है ना, व्यापक रूप मतलब जनरल फार्मूला, वो होता है ax² + bx + c। परीक्षा में पूछता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो कहोगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। ओके, फिर से कहेगा ax² + bx + c = 0 में a b c कौन संख्या है, तो कह देना वास्तविक संख्या है। कौन संख्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है। ए बी सी के जगह पर कौन संख्या रखा जा सकता है? वास्तविक। वास्तविक मतलब पर में भी रख सकते हो, अपर में भी रख सकते हो। अब देखो, जब द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद का रूप है, इसका मतलब घात 2 है, तो इसका शून्य कितना निकलेगा? 2। क्योंकि दूसरा पाठ में इतना कंसेप्ट तो आप पूछते हो कि जितना घात होता है उतना शून्यक निकलता है। यहाँ 2 घात है ना, इसका अधिकतम शून्य कितना निकलेगा? 2। तो पहला जो शून्यक निकलेगा उसे हम अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे जान? तो पहला जो शून्यक निकलेगा उसे अल्फा कहेंगे, और दूसरा शून्यक निकलेगा उसे हम बीटा कहेंगे। मतलब द्विघात समीकरण में 2 शून्यक निकलेगा। हाँ, अच्छा एक और बात, द्विघात बहुपद में जो शून्यक निकलता है, शून्य निकलता है x का वैल्यू, तो द्विघात बहुपद में x का वैल्यू जब निकलता था तो उसे शून्यक बोला जाता था। लेकिन इस पाठ में जो x का मान निकलेगा ना, तो उसे मूल कहा जाएगा। वह बात भाई, लड़की नैहर में बेटी कहला ले या ससुरा में पतोह कहला ले, वह बतियाई जा बाबू। तो जो द्विघात बहुपद का जो x का वैल्यू निकलेगा ना, तो द्विघात बहुपद में शून्य कहलाता था और द्विघात समीकरण में मूल कहलाएगा। आंसर सेम होता है, वो जब शून्य और मूल, बस इतना ही अंतर है। आगे बढ़ो। तो हम क्या समझे? द्विघात समीकरण बुझा गया। दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप इतना होता है, ए बी सी एक वास्तविक संख्या होता है, इसमें 2 शून्यक निकलता है, एगो अल्फा एगो बीटा। पहला शून्य को, पहला मूल को अल्फा कहेंगे, दूसरा मूल को शून्य कहते हैं। ठीक है। आगे देखो, हम थोड़ा सा बहुपद की बात लेकर चलते हैं। बहुपद होता क्या है, आइए सबसे पहले हम समझते हैं बबुआ बहुपद किसे कहते हैं। ठीक ना। बहुपद को लेकर आपको हम बता दें, बहुपद किसे कहते हैं, तो कहते हैं ना बीजीय व्यंजक कि पूरा जब घात होता है ना, उसी को हम बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक के पूर्ण घात को क्या कहते हैं बाबू, तो कहोगे बहुपद कहते हैं। पूर्ण घात मतलब शून्य, एक शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जब भी चर के ऊपर ना पूर्ण घात हो, पूर्ण घात मतलब 0 होगा तो भी बहुपद है, 1 होगा तो भी बहुपद है, 2 होगा तो भी बहुपद है। मतलब जब भी घात की बात किया जाएगा तो हमेशा 0 से ऊपर या 0 के बराबर होगा, कभी माइनस में नहीं होगा। माइनस में क्यों नहीं? क्योंकि पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती है। तो बीजीय व्यंजक के पूर्ण संख्या वाले घात को हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद समझ लिया क्या होता है? बीजीय व्यंजक के पूर्ण घात, पूर्ण मतलब पूरा घात को क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। और पूर्ण बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कि जैसे में लिख देना बहुपद के जैसे में,
दूसरा पार्ट में ये सब डिटेल में बताया जाएगा, दूसरा पार्ट में डिटेल में बता दिया जाएगा, वो पूरा वहां से जाकर कंसेप्ट अपना क्लियर कर लेना। ओके, बीजीय व्यंजक फिलहाल में समझो। बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर और अचर दोनों मिला देते हो ना तो बीजीय व्यंजक कहलाता है। चर क्या होता है बाबू? तो चर ABCD कहते हैं, जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। जैसे देखो XYZ, ये कहलाता है चर। क्या कहलाता है? चर। आप गिनती देखो 1, 5 कुछ भी ले लो, ये कहलाएगा अचर। ये दोनों मिल जाता है ना तब कहलाएगा बीजीय व्यंजक। जैसे 3 अचर है और x क्या है? चर है, दोनों मिल गया तो क्या हो गया? 3x। तो 3x क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो बीजीय व्यंजक क्या समझा? चर और अचर दोनों का मिश्रण को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक ना, तो बीजीय व्यंजक भी समझ लिया। अब चर क्या होता है? तो देखो चर किसे कहते थे? ए से लेकर जेड तक की प्रत्येक राशि को चर कहते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। तो x y z मतलब जेड तक के जितना भी चर होता है ABCD से लेकर जेड तक, वो सब के सब क्या कहलाता है? चर। इसका मान हमेशा बदलता रहता है। कभी देखोगे x - 3 बराबर 5, तो x बराबर कितना होगा? -3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 को 3 को 8 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान 8 आ गया। उसी प्रकार x +1 बराबर 2 देखो तो +2 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 1 हटेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान 1 आया, यहाँ x का मान 8 आएगा। तो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है कि x का मान कितना आएगा, तो कभी 1 आएगा कभी 2। इस प्रकार हम कह सकते हैं चर के मान हमेशा बदलता रहता है। कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी, वो निर्भर करता है निकालने मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चर के मान क्या होता है? अज्ञात होता है, उससे मालूम नहीं किया जाता, मतलब अज्ञात होता है। उसे मालूम करने के बाद तब जाकर पता चलता है। तो इसका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। तो फिलहाल में ये समझो चर ए से लेकर जेड तक को कहते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग चर के मान आता है। अचर किसे कहते हैं? गिनती को। 1 2 3 4 5, एक गिनती को 1 2 3 4 5 को, इस सबको क्या कहेंगे? अचर कहेंगे, जिसका मान कभी नहीं बदलता है। 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 नहीं हो सकता है। 6 है तो 6 ही रहेगा, जो संख्या है वही रहेगा, कुछ और मान उसका नहीं निकल सकता है। 5 का कहीं मान देखिए, 5 का मान क्या होता है? 5 का मान 5 ही होता है, लेकिन x का मान निकालोगे तो बदल जाएगा, क्वेश्चन कहीं और पहुंचा देता है। तो अचर के मान कभी बदलता नहीं है, जो है सो है। अब देखो बहुपद क्या होता है? बहुपद हो गया। बहुपद के कई प्रकार होते हैं, इसमें से 5 को मुख्य रूप से होता है। बहुपद कई प्रकार का होता है, जैसे अचर बहुपद। शून्य घात वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 5 है, 5 के बगल में यहाँ x के पावर 0 रख देंगे तो किसी भी चर के ऊपर 0 होता है। 8वीं क्लास के मैथ में पढ़े हो तो उसका आंसर हो जाता है 1। तो यहाँ 1 में 5 में गुणा करेगा तो 5। तो इसका मतलब ये है, दुनिया के कोनो भी गिनती अगर आपको दे दिया जाए तो समझ लेना वो अचर बहुपद है। कौन बहुपद है? अचर बहुपद। तो बहुपद के प्रकार में पहला जो हेडिंग होता है अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहते हैं? शून्य घात। यहाँ शून्य घात है, शून्य घात वाले बहुपद को अचर बहुपद कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब अचर बहुपद के अंडर में आता है। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं, जिसका घात कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ देखो ना, 0 के बगल में कुछ भी लिखोगे, 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, तो इसका घात हमेशा बदलता रहता है। इसका घात अपरिभाषित होता है। तो कई बार 9th क्लास में भी क्वेश्चन आया था, 10वीं में भी एक बार पूछा है बिहार बोर्ड में कि शून्य बहुपद के घात कितना होता है। तो याद रखना अपरिभाषित। अपरिभाषित कुछ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ मान लो कोई लड़का यहाँ 30 दे दे, x के पावर 30, तो x के पावर 30 में 0 से गुणा करेगा तो 0 में ना होगा। कुछ भी यहाँ रखेगा ना, 0 से गुणा कर देगा, 0 बना देगा, वैल्यू बना देगा। इसका मतलब कुछ भी रख सकते हो, सब 0 कर देगा। तो शून्य बहुपद के घात अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। और अचर बहुपद के घात 0 होता है, हमेशा 0, इसका बदल नहीं सकता, हमेशा 0 होता है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x के पावर 1 हालांकि छिपा लिया जाता है, ठीक ना। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका शून्य भी 1 निकलता है। इसका शून्य कितना निकलता है? 1। जैसे देखो ये रैखिक बहुपद है, इसका शून्य निकालोगे तो बराबर 0 करना पड़ेगा। जब भी शून्य निकालते हैं तो बराबर 0 करते हैं। ये +1 है, उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर हो जाएगा -1। तो रैखिक बहुपद का शून्य कितना निकला? -1, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ परिभाषा हम बता रहे हैं, परिभाषा समझो, बाद में क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में बात करेंगे। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका शून्य 2 निकलता है, जितना घात होता है ना उतना शून्य निकलता है, ठीक ना। आगे त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं।
तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं और इसका शून्य भी 3 निकलता है। ठीक है, ये सब 10वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो। थोड़ा सा हम रिवीजन करा रहे हैं। देखो एक और बात, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या है। कोई बंदा अगर पूछे द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर होता है तो कहना बेसिक सा अंतर होता है। द्विघात बहुपद में दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं और दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात बहुपद में बराबर का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसमें बराबर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो x का मान निकलता है उसे शून्य कहते हैं और इसमें जो x का मान निकलता है उसे मूल कहते हैं। इसमें का उदाहरण 2x² प्लस 6x है और इसमें होगा 2x² प्लस 6 और बराबर 0। मतलब बराबर कहीं ना कहीं दोगे, लाइन में बराबर कहीं ना कहीं देना पड़ेगा तब जाकर समीकरण होगा। ठीक ना, तो ये हुआ बेसिक अंतर। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि आपके सामने पहला अगर इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो पहले 4.1 आएगा निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं है तो अब तक आप कंफ्यूजन में रहोगे। तो आइए एकदम फंडा बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। ये ट्रिक एकदम ट्रिक के बाप है। देखो कैसे, पहला ट्रिक ये है कि जब भी कोई समीका दे, मतलब समीका मानो तो बीजीय व्यंजक दे, लाइन दे, तो उस लाइन में दो बात खोजना। पहला बात क्या, देखना उस लाइन में अधिकतम घात 2 है। अगर उस लाइन में अधिकतम अधिक से अधिक, कम से कम ना, अधिक से अधिक 2 होगा, अधिक से अधिक 2, ना कम होकर चाहिए ना ज्यादा होकर चाहिए। घात कितना होनी चाहिए, अधिकतम 2 होनी चाहिए। मतलब खूब खोजोगे बड़का कौन बा 2 तो एकदम द्विघात समीकरण है। बड़का कौन है 2 तो है, और बड़का 1 है तो नहीं है, बड़का 3 है तो नहीं है, 2 होनी चाहिए अधिकतम, तो उससे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। बस इतना ही से नहीं, उस लाइन में बराबर भी होनी चाहिए। तो अगर किसी लाइन में अधिकतम घात 2 है और उस लाइन में बराबर के प्रयोग हुआ हो तो कह देना द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। देखो कैसे, जैसे देखो इस इन तीनों में थोड़ा सा अंतर देखो। 2x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। हमारा रूल क्या है, रूल कहता है कि सबसे अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो देखो सबसे अधिकतम घात यहाँ 2 है ना, एगो नियम काम कर दिया। दूसरा नियम क्या कहता है, उस लाइन में बराबर होनी चाहिए। इस लाइन में देखो बराबर है ना, एकदम है। इसका मतलब दोनों नियम काम कर दिया, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण है। ऐसा ही खोजोगे। इस लाइन में देखो अधिकतम घात 2 है, बिल्कुल है। इस लाइन में बराबर है, बिल्कुल है। इसका मतलब द्विघात समीकरण है। उसी प्रकार ये बताओ, हाय ये 3 नंबर उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल 3 नंबर खुद आप बताओ अधिकतम घात बराबर ये है कि नहीं है। कमेंट सेक्शन मुझे बता दो कि उदाहरण 3 द्विघात समीकरण एस या नो है या नहीं है, बता दो। आगे देखो, बस इतना ही से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा देखोगे किताब में कुछ एडवांस लेवल में भी दिया है। जैसे आपको होल क्यूब के रूप में, होल स्क्वायर के रूप में दे देता है और कहता है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको हमें जांच करना पड़ता है इतना के रूप में। जैसे उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूप में लाना पड़ता है। तो उसे हल करके a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे ऐसे फार्मूला के सहायता से हम हल करके लेकर आएंगे। लास्ट में अधिकतम घात 2 और बराबर के प्रयोग होता हो तो हम कह देंगे द्विघात समीकरण है, वरना नहीं है। जैसे देखो इस क्वेश्चन को यदि हल करोगे तो सबसे पहले बता, इनको जब हल करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा। इससे जांच करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले x के ऊपर ना 2 होनी चाहिए, तो पूरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसे क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे, a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर और b का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2। फार्मूला के याद करो, प्लस 2 होता है, फार्मूला में प्लस 2 होता है और एक मान x है और b का मान कितना है 1 है। यहाँ बीच बीच में गुणा डाल सकते हो और बराबर 4। इसे हल करो, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर 1 एकम 1 और 2 में 1 में गुणा होगा 2 और 2 में x में गुणा होगा 2x और बराबर 4। अब इसे सजा दो, x मतलब चर इधर रख दो और चर उधर फेंक दो, भाई प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x स्क्वायर एक हो जाएगा प्लस 2x, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस होगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब बताओ इस लाइन में अधिकतम घात 2 है तो कहोगे जी हाँ बिल्कुल है। इस लाइन में बराबर है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अतः हमें यहाँ लिखना, अतः यहाँ द्विघात समीकरण है।
इस प्रकार जांच करना पड़ता है, समझे ना। उसी प्रकार ये बताओ, अगर मान लो हम इस क्वेश्चन को हल करें तो हमें क्या दिखेगा। सबसे पहले बताओ है बराबर है ना बीच में, तो बराबर के दोनों साइड में एक जैसा अंक होता है, चिन्ह भी एक जैसा होता है, पद भी एक जैसा होता है, तो हम उसे काट सकते हैं। क्योंकि +2 है, इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 2 में से 2 घटेगा तो 0 बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। जब बराबर के दोनों साइड में बराबर के दोनों साइड में बराबर बराबर चिन्ह हो, बराबर बराबर सब कुछ हो, तो हम उसे काट सकते हैं, घपसा सकते हैं। तो ये दोनों खत्म, क्या बच गया 6x = 3। क्या इसमें अधिकतम घात 2 है, तो कहोगे नहीं गुरुजी, यहाँ घात 1 है। क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर तो है लेकिन घात नहीं है, और हमें दोनों चाहिए। तो घात 2 नहीं है, बराबर है लेकिन घात नहीं है 2, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखना अतः यहाँ द्विघात समीकरण नहीं है, आंसर हो गया। तो परीक्षा में कभी 2 नंबर में आता है, कभी 1 नंबर में आता है। तो ऐसे पहले हल करोगे और लास्ट में ये दोनों देखना कि उस लाइन में दोनों मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद होगा तो कह देना अतः यहाँ द्विघात समीकरण है, और दोनों में से कौन एगो गायब हो जाएगा, एगो हो चाहे न हो, तो कह देना द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार जांच करना पड़ता है। ओके, अब हम बात करते हैं 4.1 प्रश्नावली का। ओके, थैंक यू।